चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम पहुंच गए हैं अपने 30 वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 14 पर, टॉपिक नंबर 14 पर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी को। एंथैल्पी सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का नहीं, पूरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट होता है। यहां से आप मानकर चलिए कि 2 सवाल आराम से बनाए जा सकते हैं। 8 नंबर की कमाई आज के लेक्चर में आपकी हो सकती है। तो एंथैल्पी क्या होती है, कितने तरह की एंथैल्पीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वी विल डिस्कस मोस्ट ऑफ देम। मीनिंग उनका क्या है, सिंबल्स उनके क्या हैं, साइंस उनके क्या हैं। जब सवाल में उन एंथैल्पीज में से किसी एंथैल्पी का जिक्र होता है तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं बच्चों यहां से कि एंथैल्पी होती क्या है। आपने ये वर्ड बहुत बार सब्जेक्ट में सुना है। हम एंथैल्पी को और उसकी टाइप्स को एक क्विक रिवीजन के थ्रू अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे इससे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। देखिएगा उन सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे समझना है, कहां से पढ़कर, क्वेश्चन के किस पार्ट को पढ़कर सवाल को आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों यहां से कि एंथैल्पी है क्या। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट अ हीट। हम हीट को ही एंथैल्पी कहते हैं, लेकिन किस फॉर्म ऑफ हीट को, मतलब इन विच कंडीशन ऑफ हीट वी कॉल इट एंथैल्पी। तो आपको समझाने के लिए सिंपल ये बात है, एक तो ये जो सिंबल है इसको पहचान लो। क्या इज द सिंबल ऑफ हीट रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर को मानकर जब हीट को मेजर किया जाता है, चाहे फिर वो हीट एब्जॉर्ब हो रही हो कांस्टेंट प्रेशर पर या कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिलीज हो रही हो, दैट हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज कॉल्ड एंथैल्पी। इट इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे एंथैल्पी कहते हैं। ठीक बात, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी हो और रिएक्टेंट की एंथैल्पी हो तो इससे हम निकाल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन बच्चों एंथैल्पी, जहां मुझे उम्मीद है आप सबको यह क्लियर है कि ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। अगर आपकी चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होगी, तब ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का कंटेंट हीट का रिएक्टेंट से ज्यादा है, और ये दर्शाता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक रही होगी। वहीं अगर आपका डेल्टा H नेगेटिव आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट का हीट कंटेंट प्रोडक्ट से ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट का हीट कंटेंट रिएक्टेंट से कम है। और यह सिचुएशन रही है क्योंकि रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। और अगर हीट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट का हीट कंटेंट, मतलब देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, तो बच्चों वो स्टेट होती है नॉन थर्मल रिएक्शन की। इस पे सवाल होते हैं ना के बराबर, तो ये वाला जो लॉजिक है आप सबको क्लियर होना चाहिए कि कब डेल्टा H पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट पॉजिटिव, और अगर डेल्टा H नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या है, मतलब कब एंडोथर्मिक रिएक्शन है और कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो डेल्टा H के साइन से पता लग जाए। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो फिर वो डेल्टा H पॉजिटिव पाएगा, और अगर हीट रिलीज हो रही होगी तो डेल्टा H नेगेटिव पाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फेमस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एंथैल्पीज वी रेड इन केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत तरह की एंथैल्पीज हम पढ़ते हैं, लेकिन वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेजर फॉर्म्स ऑफ दोज एंथैल्पीज। बारी बारी पढ़ेंगे, सिंबल्स पर ध्यान देना और डेफिनेशन पर थोड़ा गौर करना, क्योंकि कुछ सवाल डायरेक्ट होते हैं और अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है उसमें तो वो सवाल चुटकियों में 4 नंबर आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एंथैल्पी जो बहुत कॉमन रहती है न्यूमेरिकल्स में, विच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बच्चों बनाना, सिंपल। जब आप 1 मोल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करवाते हैं, अब कितने मोल लेकर प्रोड्यूस करवाते हैं ये मैटर नहीं करता,
बनाना आपको 1 मोल है। जब आप 1 मोल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करवाने के लिए हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करवाते हो तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। यानी जब भी 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होता है उस सिचुएशन में हीट रिलीज या एब्जॉर्ब्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है अगर एब्जॉर्ब हुई तो, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हीट रिलीज हुई होगी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मेरी बात आई थिंक आप सबको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे मुझे H2O बनाना है, तो सबको पता है H2O बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है, H2O। तो मुझे H2O 1 ही मोल बनाना है, तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि ये 1 ही रहे, 1 मोल, क्योंकि मुझे 1 मोल बनाना है। तो मैं यहां पर हाफ कर दूंगा, ठीक है। और यहां पर जितनी भी हीट निकली होगी वही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और अगर आपने ऐसे बैलेंस कर दिया कि H2O के आगे 2 लिखना पड़ गया, 2H2 + O2 2H2O, मेरी बात क्लियर हो रही है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल की होती है। यानी जब तुम 2 मोल का आंसर निकाल लोगे तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, फिर 1 मोल का आ जाएगा, नहीं तो ऐसे बैलेंस कर लो, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी जब आप 1 मोल सब्सटेंस को जलाते हो, बर्न करते हो, कंबस्ट करते हो, तो जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी जैसे अगर मुझे CH4 को जलाना है तो मैं उसमें O2 डालूंगा और CO2 बना दूंगा और H2O बना दूंगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपकी ये चीज 1 मोल होनी चाहिए, तभी वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगी, जितने भी हीट रिलीज होगी। बैलेंस करने के चक्कर में अगर यहां 2 हो गया तो ध्यान रखना आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन तभी मानी जाएगी जब आप 1 मोल का आंसर निकालेंगे, ना कि 2 मोल 3 मोल 4 मोल का। आप 1 मोल के लिए सॉल्व करिए तो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर्मेशन में ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट 1 मोल रहना चाहिए, और कंबशन में ध्यान रखना है कि जिसको आप जला रहे हो वो 1 मोल रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सिंपल है, जब आप 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दोगे वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे तो हीट रिलीज होगी। वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब होगी? जब एक इक्विवेलेंट एसिड का, ध्यान सुनना, जब एक इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस से, या एक इक्विवेलेंट बेस एक इक्विवेलेंट एसिड से वाइस वर्सा न्यूट्रलाइज होते हैं, तब जो हीट रिलीज होती है उसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल this 1 equivalent of HCl is neutralized by 1 equivalent of NaOH, or you can say 1 equivalent of NaOH is neutralized by 1 equivalent of HCl, giving so much heat, 57.1 किलो जूल पर मोल। मैं तो कहता हूं बच्चों ये वाली वैल्यू याद कर लेना। जब 1 मोल वाटर बन रहा है, ऐसे समझ लो कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है, तब 57.1 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। प्लीज इस एग्जाम्पल को याद रखना। 57 लगभग 57 किलो जूल प्रति मोल रिलीज होती है जब एक इक्विवेलेंट एसिड का यानी H+ और एक इक्विवेलेंट बेस का यानी OH-। यानी मैं इस रिएक्शन को कह सकता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं H+ + OH-, एसिड और बेस एक इक्विवेलेंट, इससे जो H2O बनेगा, यहां पे जो हीट निकल रही है वो है -57.1 किलो जूल पर मोल। माइनस मतलब रिलीज हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंपल है कि जब आप सोल्यूट को, जो कि 1 मोल होगा, सोलवेंट में डालोगे, गिवन सोलवेंट में जब 1 मोल सोल्यूट डालोगे तो उसको डिसोल्व करवाने के लिए हीट एब्जॉर्ब या जो रिलीज होगी उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिसोल्व्ड कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे NH4Cl पानी में डिसोल्व करवाना है, तो मैं 1 मोल NH4Cl का लूंगा, पानी में डालूंगा और हमारी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी 3.9 किलो कैलोरी। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए ये लिखा है,
लेकिन मैं कहूंगा बच्चों ये वाली वैल्यू तो आप याद कर लेना इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन 1 मोल बनाना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल जलाना है, फिर आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 1 मोल सॉलिड सब्लाइम करना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 इक्विवेलेंट एसिड 1 इक्विवेलेंट बेस से न्यूट्रलाइज करवाना है या वाइस वर्सा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल सॉल्यूट को डिसोल्व करवाना है। इन सब में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, उसी को उस केस की एंथैल्पी कही जाएगी, 1 मोल। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सिंपल है, जब मेरे पास 1 मोल सॉल्ट होगा, सैंपल होगा जो कि एनहाइड्रस है, क्या है, एनहाइड्रस, उसका जब मैं हाइड्रेशन करूंगा, जब मैं उसको डाइल्यूट करूंगा, उसमें पानी मिलाऊंगा या उसको पानी में डालूंगा, तो जो हीट निकलेगी वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस 1 मोल ऑफ CuSO4 is hydrated by these water molecules giving CuSO4.5H2O. This is hydrated CuSO4 giving us 18.69 किलो कैलोरी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैल्यू याद कर लो, मैं ये कह रहा हूं कि 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेट करने के चक्कर में जितने में हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हीट रिलीज होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यहां लॉजिक तुम जानते हो, अगर सोल्ट का आयन जितना छोटा होगा उतनी जल्दी हाइड्रेट होगा, उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी। और यह भी आपने पढ़ रखा है कि अगर आयन का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो उसका मोबिलिटी, पानी में जो उसकी मूवमेंट है वो कम होगी। स्मॉलर द आयन ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्मॉलर द आयन ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लेसर इज इट्स मोबिलिटी। ठीक है, जानते ही होगे। फिर आता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल है, जब 1 मोल लिक्विड सैंपल को वेपर बनाने के लिए जो मैं हीट दूंगा, 1 मोल लिक्विड सैंपल को वेपर बनाने के लिए जो मैं हीट दूंगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल दिस, द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स by giving that much heat, 10.5 kilocalorie. 1 mole of liquid sample is converted to its vapor form and the heat absorbed in this case is called enthalpy of vaporization. I hope आपको क्लियर हो गया कहां कहां हीट एब्जॉर्ब है, कहां कहां रिलीज है और कहां एब्जॉर्ब रिलीज दोनों है, जहां दोनों केस हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये एंथैल्पीज आपको याद रहेंगी। आगे आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन में आपको मेल्ट करना है। जब आप 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तब जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल, यहां आइस है, मुझे इससे वाटर बनाना है तो मैं इसको हीट दूंगा, तो 1 मोल आइस को वाटर बनाने के लिए जितनी हीट दूंगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग के वक्त जितनी हीट दूंगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जैसे यहां पर 1.44 किलो कैलोरी लग रही है। उसके बाद आता है बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। बॉन्ड एंथैल्पी बिल्कुल क्लियर है, आप इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जब आप 1 मोल बॉन्ड को, 1 मोल बॉन्ड होता है जब 1 मोल एटम्स, मतलब 1 मोल एटम ए और 1 मोल एटम बी कंबाइन होके जो बॉन्ड जनरेट करते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड डज नॉट मैटर हियर, ठीक है, बॉन्ड के टाइप कोई भी हो। जब कंबाइनिंग स्पीसीज, कंबाइनिंग एटम्स, कंबाइनिंग आयंस जब 1-1 मोल होते हैं तो उससे 1 मोल बॉन्ड तैयार होता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मैं हीट दूंगा, यानी वो बॉन्ड टूटने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सिंपली कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपल है। जैसे मुझे ये हाइड्रोजन में ना HH का बॉन्ड तोड़ना है तो मैं इसको हीट दूंगा, हीट देने से बॉन्ड टूट जाएगा, ये 2 अलग अलग एटम हो जाएंगे H के, तो इतनी हीट लग गई। ऐसे ये वाला केस है HCl में, H और Cl का बॉन्ड तोड़ना है तो मैं हीट दूंगा, H एटम अलग, Cl एटम अलग। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाँ, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बाकी एंथैल्पी से अलग है, मैं चाहता हूं आप इसको याद रखना। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको हीट निकालनी है, एंथैल्पी निकालनी है और बॉन्ड एंथैल्पी से वो डाटा कैलकुलेट करना है, बॉन्ड एंथैल्पीज आपको दे रखी हैं, तो बच्चों रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। बाकी टाइप्स में प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी से एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन आती है,
लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी में ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट की पहले रखनी है, माइनस प्रोडक्ट की इन केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। और आप एक फॉर्मूला और याद रखें कि अगर आपको किसी एंथैल्पी वाले क्वेश्चन में यानी किसी डाटा में आपसे रेजोनेंस एनर्जी मांगा है, आपको थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं और आपको किसी की रेजोनेंस एनर्जी मांग ली, तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, एक जो गिवन होगी और एक जो आप कैलकुलेट करोगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। एक होगी एक्सपेरिमेंट और ये एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन विच वुड बी गिवन, जो गिवन होगी, और एक आप कैलकुलेट करोगे, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वही है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, उस सैंपल की। एंथैल्पी इज क्लियर। फिर इसमें एक डिवाइस है एंथैल्पी वाले टॉपिक में जो आपको ध्यान रखना है, विच इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर आपको क्लियर है, हीट मेजर करने वाला डिवाइस कैलोरीमीटर। ये बंद होता है पूरी तरीके से, इसके अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है, वाटर का सैंपल लिया जाता है, वो सब बातें इतनी तो आपको ध्यान रखनी नहीं, इतना ध्यान रखना बस क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम हीट मेजर करते हैं। क्योंकि ये बर्तन बंद होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट कैलकुलेट होगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर बंद बर्तन में कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यानी उसमें जो भी हीट का इन्वॉल्वमेंट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट इंटरनल एनर्जी होता है और कांस्टेंट प्रेशर वाला हीट एंथैल्पी होता है। मैं रिपीट करता हूं, कैलोरीमीटर बंद होता है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, उसके अंदर होने वाली रिएक्शन से जो हीट का डाटा आपको मिलेगा वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी आपको इंटरनल एनर्जी का आंसर मिलेगा। फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इंटरनल एनर्जी यहां रखकर आप एंथैल्पी निकाल सकते हैं। यू नो दैट डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, गैसेस के ओनली। आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, ठीक। दूसरी बात यह कि कैलोरीमीटर से आप इंटरनल एनर्जी निकाल पाएंगे ना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, प्लीज उसको सीधे याद कर लो, W प्लस M। जहां W है जो वेट लिया गया है वाटर का, देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर W है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, जो भी पानी का डाटा लिया हुआ है। M हो गया जो सैंपल का मास है, M क्या हो गया, जो सैंपल का मास है, तो मास ऑफ लिक्विड इन कैलोरीमीटर। उसके बाद इस फॉर्मूले में जिक्र होता है T2 T1, ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया, S स्पेसिफिक हीट हो गया, और W1 क्या हो गया, वेट ऑफ द सब्सटेंस टेकन, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों W तो हो गया जो वाटर कैलोरीमीटर में इस्तेमाल किया गया, वाटर इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं। M जो लिक्विड लिया गया है उसका मास, T2 T1 चेंज इन टेम्परेचर, S स्पेसिफिक हीट, W1 हो गया वेट ऑफ द सैंपल टेकन, ठीक है। और इसमें एक टर्म और यूज हुई है कैपिटल M, विच इज मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने C2H4 ले लिया, तो C2H4 का आपको मोलर मास पता होना चाहिए, उसका कितना मास लिया गया है वो यहां पुट कर देंगे, आपको स्पेसिफिक हीट दी गई होगी उसको इस्तेमाल कर लेना जो भी C2H4 की दे रखी होगी। तो पॉइंट ये, इसको इतना मतलब डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि नीट में जितने क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं कैलोरीमीटर पे सवाल दूर दूर तक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है सवाल नहीं पूछा है, लेकिन बहुत टाइम हो गया कैलोरीमीटर से सवाल पूछे, और वो पूछा भी हुआ है तो सिंपल है सवाल। आपको बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि कैलोरीमीटर में जो कि वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम फिक्स पे जो आपने हीट निकाली है वो इंटरनल एनर्जी होती है, और फिर इंटरनल एनर्जी को यूज करके फिर एंथैल्पी कैलकुलेट होती है, बिकॉज वी नो अ फॉर्मूला विच इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E विच इज इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा nRT, ठीक है। इसमें जो डेल्टा N होता है वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और वो सिर्फ गैस के काउंट होते हैं, ना लिक्विड के काउंट होते हैं ना सॉलिड के। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर इसमें एक लॉ आता है हैस लॉ। हैस लॉ के बारे में बस इतना ध्यान रखना, वो सिंपल है, उसकी एक स्टेटमेंट है कि रिएक्शन को आप चाहे एक स्टेप में करवा लो या रिएक्शन को एलो करो कि वो मल्टी स्टेप्स में हो, दोनों सिनेरियो में
जो एंथैल्पी आएगी रिएक्शन की वो सेम आएगी। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, आई होप आप सबको पता है। तो कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो जाए, चाहे वही रिएक्शन 4 स्टेप में हो जाए, तो दोनों सिनेरियो में, फर्स्ट एक स्टेप में होने वाला सिनेरियो और 4 स्टेप में होने वाले सिनेरियो में जो एंथैल्पी निकल कर आएगी वो सेम होगी। ऐसा हेस लॉ में स्टेटमेंट आता है जो कि ट्रू है। ठीक है, हमने इसका प्रूफ भी पढ़ा हुआ है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नीट एग्जाम। आपको पता होना चाहिए हैस लॉ में क्या स्टेटमेंट है, और वो ये बताना चाहता है ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज एंथैल्पी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। अगर आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो उसी रिएक्टेंट से, तो चाहे आप डायरेक्ट बनवा लो, चाहे आप स्टेप्स लेके बनवा लो, एंथैल्पी जितनी इन्वॉल्व होनी है उतनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। ये है स्टेटमेंट। यहां आपको एग्जांपल से समझाया है कि अगर आप ए से बी बना लेते हैं और एंथैल्पी डेल्टा एच है, और अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं, स्टेप्स से जाते हैं बी तक, ए से सी, फिर सी से डी, डी से बी, तो इस 1 2 3 स्टेप्स में जो हीट इन्वॉल्व हुई है वो और जो डायरेक्ट थी हीट वो बराबर ही होती है। ये हैस लॉ है। ठीक है, अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही क्लियर होगी एंथैल्पी में आपको कितनी थियरी आनी चाहिए। और थियरी अगर आप देखेंगे तो इतनी थियरी पढ़ने को नहीं मिलती है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना ही सफिशिएंट है। आप इसके क्वेश्चन समझो कैसे करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। पहला सवाल नीट 2024 री एग्जाम में पूछा गया था कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, देखो क्या सवाल है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, 4 नंबर है बेटा, ये 4 नंबर, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एक स्टेटमेंट कहा गया है कि क्यूपी नेगेटिव है, तो बच्चे ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज नहीं होती है, उसमें एब्जॉर्ब होती है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रिलीज। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए क्योंकि इसमें ए आ रहा है। ठीक है, फिर बी में पढ़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज पॉजिटिव। यस, ये तो सही लग रही है, ये तो सही लग रही है। किस ऑप्शन में बी है, तो फिर यही आंसर है। देखो ऑप्शंस का ये फायदा है, नहीं तो मैं चेक करवा देता हूं। बी ठीक है। सी वाले पर आओगे, नहीं सर, अगर आपने बी को ठीक कह दिया तो सी कैसे ठीक होगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में, ये तो रिलीज हो गया। यस, और देखो क्यू इज पॉजिटिव, तो हीट पॉजिटिव होती है अगर, तो वो एब्जॉर्ब भी हुई होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब हुई है तो एंडोथर्मिक है, तो बी और डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा ना कैसे किया, मैंने पहले ए वाले को देखा, इसमें कहा रहे हीट तो नेगेटिव है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो जिस जिस ऑप्शन में ए था वो मैंने काट दिया, जैसे सी और डी काट दिया। फिर बच गए 2 ऑप्शन, फिर मैंने अगला देखा, अरे ये तो ठीक है कि हीट जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव होगी तो एंडो, नेगेटिव होगी तो एक्सो। एंडो का पूछ रहा था तो ये एंडो सही है। इन दोनों में से बी किस में आ रहा है, इसमें तो बी है ही नहीं, तो यहां बी है, मैंने टिक कर दिया, तो डी तो सही पाएगा ही, ऑप्शंस जो हैं। ठीक है, क्लियर। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, पढ़ो एक बार। फॉर द रिएक्शन एट 300 Kelvin, which is this A2 plus 3B2 gives us 2AB3, all these 3 are gases, the enthalpy change is 15 kilojoule, enthalpy change is 15 kilojoule, find internal energy change, और आंसर जूल में, ये किलो जूल में है, 1 किलो जूल भी है। ठीक है, देखो करना कैसे, एंथैल्पी दे दिया आपको 15 किलो जूल और आपसे इंटरनल एनर्जी मांग ली। आप तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जानते ही हो, क्या रिलेशन है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन, वो भी गैस का देखना है बस, आर टी। ये जो रिलेशन है सर, ये मैं जानता हूं। ठीक है, अच्छी बात है। हमें निकालना है डेल्टा ई, तो जो डेल्टा एच है वो कितना है, 15 किलो जूल। 15 किलो जूल को मैं जूल बना लेता हूं। ठीक है, मुझे डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा एन जी, तो अगर आप यहां डेल्टा एन जी देखोगे, तो डेल्टा एन जी बच्चों ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, और गैस होने चाहिए, लिक्विड सॉलिड को इग्नोर मारना है। तो प्रोडक्ट में ये गैस है जिसके मोल है 2,
रिएक्टेंट में 3 मोल ये गैस है और 1 मोल ये गैस है, 3 और 1 4, तो ये आ गया -2। तो यहां पर हमने रख दिया -2। आर की वैल्यू आप जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर कितने पे बच्चे? 300 केल्विन। तो ये लगभग 15,000 हो जाएगा, और ये माइनस की टर्म में इधर आके प्लस हो जाएगी, +2 इंटू 8.314 इंटू 300, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा ई जूल में। फिर देख लेना आप जूल में से कौन सा आंसर ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर किलो जूल वाला होगा, चेक कर लेना। 15,000 में कुछ जुड़ कर आएगा, 15,000 में कुछ जुड़ कर आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं पाएगा, 200 जूल तो नहीं पाएगा। आप देख लेना कौन सा पाएगा, 1999 पाएगा कि 19,988.4 पाएगा, कि ये पाएगा 1998.8। जूल में तो इतना ही हुआ ना, जूल में कितना हुआ? 1998.8। कौन सा होगा आप देख लेना इन तीनों ऑप्शन में से, काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, ठीक है, ध्यान से करना। आगे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये देखो नीट 2023 का सवाल है, आपको एक रिएक्शन दी गई है, कंसिडर कर लिया सर, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो क्या मांग रहा है, यहां से देखना बेटा सवाल, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज फॉर डीकंपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो तुम तो जानते हो अगर उसको पानी के डीकंपोजिशन की एंथैल्पी चाहिए तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये रिएक्शन होनी चाहिए ऐसे, कि आपको पानी डीकंपोज करना है ना सर, ऐसे, और वो भी 1 मोल डीकंपोज करना है। कितने मोल? 1 मोल। तो मैं तो नहीं चाहता यहां पानी 2 मोल रहे, तो इसको 1 मोल कैसे करेंगे बेटा? तो इसको हटाओ, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा H2O गिव्स अस H2 प्लस हाफ O2। मुझे बताओ इसका डेल्टा H कैसे निकलेगा? पहली बात तो सर देखो, आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, तो रिवर्स करने से साइन होगा चेंज, तो ये हो जाएगा 483.64 किलो जूल। फिर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स करके, साइन चेंज हो गया, फिर आपने सर इसको रिवर्स करके 2 से डिवाइड भी किया, ये एम लाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से भाग कर देना, फिर अपना आंसर मिला लेना। मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बी वाला, यही क्लोज लग रहा है, चेक करो। समझ में आया कि सर हमें क्वेश्चन दिया गया था ऐसे, आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इसको चाहिए कि पानी क्या हो, पानी क्या हो बच्चों? डीकंपोजिशन, तो इसलिए मैंने रिएक्शन ऐसे लिखी। फिर मैंने देखा अरे ये तो 1 मोल वाटर डीकंपोज करना चाहता है, तो ये तो 2 मोल है, तो मैंने इसको 1 मोल बना लिया, 2 से डिवाइड कर दिया रिएक्शन को, ये 1 मोल बन गया। तो ये माइनस में था, रिवर्स किया क्योंकि मैंने, तो अब साइन चेंज हो गया, और फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, तो फिर यहां पर भी कर दिया। जो ऑपरेशन आप रिएक्शन पे लगाते हो वही ऑपरेशन एंथैल्पी चेंज पे भी लगाते हैं, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, मतलब बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन फॉर x2 y2 एंड xy। रेशियो दे रखा है 1:0.5:1, ठीक। डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज दिस, यानी आपको फॉर्मेशन का, XY का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, क्योंकि उसकी हीट दे रखी है -200। तो सबको पता है अगर आपको XY बनाना है अकॉर्डिंग टू डाटा, x2 से और y2 से ही बना होगा। बैलेंस करने के लिए आपको करना होगा हाफ x2 और ये करना होगा हाफ y2, क्योंकि फॉर्मेशन में आपको 1 ही मोल बनाना होता है। इसकी आपको हीट दे रखी है -200 किलो जूल पर मोल, और अब इन तीनों की आपको बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में आया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मत करना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। तो मुझे बताओ क्या ये बात ठीक है? हाफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ x2 प्लस हाफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ y2 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी, ये तो हो गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ xy, और ये बराबर हो गया टोटल एंथैल्पी रिएक्शन के -200। अब देखो क्या कर रखा है इसने कहा कि x2 y2 और xy की बॉन्ड एंथैल्पी का रेशियो है 1:0.5:1, यानी अगर x2 का मैं x मान लूं तो y2 का बॉन्ड एंथैल्पी हो गया 0.5x,
और एक्स वाई का हो गया एक्स, यानी मैं इसको लिख सकता हूं हाफ एक्स प्लस वाई टू का कितना हो गया 0.5 हाफ 0.5 एक्स, ठीक, माइनस एक्स वाई का कितना हो गया 1, यानी एक्स ही हो गया उसका, एक्स इज इक्वल टू -200। यहां से बच्चों एक्स निकाल लेना, कितना हो जाएगा, ये हाफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4x और वो -x, यानी ये हो जाएगा हाफ एक्स। 0.5 को मैं लिख सकता हूं 5/10, यानी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, -x इज इक्वल टू -200। यहां से x निकल जाएगा और x ही हमें चाहिए क्योंकि इसने सिर्फ x2 का मांगा है, और x2 मतलब 1 मतलब जो तुमने x माना था, हमें सिर्फ x चाहिए। आसान है, चेक करो। नीट 2018 का सवाल है, एंथैल्पी से डायरेक्ट सवाल कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा आ जाओ आगे, फिफ्थ क्वेश्चन, नीट 2015। क्वेश्चन इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2CO2 इज -393 किलो जूल पर मोल। ये बोल रहा है कि जो हीट ऑफ कंबशन है CO2 बनाने के लिए, मतलब C का कंबशन करते हो CO2 बनता है, तो इतनी हीट रिलीज होती है प्रति मोल। कितनी हीट रिलीज होगी अपॉन फॉर्मेशन ऑफ दैट मच ऑफ CO2, ठीक है। तो इतना CO2 बनाने के लिए कितना हीट रिलीज होगा, पहले तो मुझे रिएक्शन बताओ क्या लिखोगे सर। C + O2 CO2, एक मोल को जलाने में इतनी हीट रिलीज होती है, इसने दे रखा है सर ΔH -393 किलो जूल पर मोल। और सवाल C का नहीं, सवाल हुआ CO2 का, CO2 का सवाल है सर। ये 35.2 ग्राम बनाने के लिए कितना हीट इन्वॉल्व हुआ होगा। तो पहले मुझे इस रिएक्शन से देख के बताओ, यहां CO2 कितना है सर 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 को बनाने के लिए कितना हीट रिलीज हुआ, -393 किलो जूल। मेरी बात समझ में आई। 44 ग्राम CO2 मोलर मास है ना यहां पे, 44 ग्राम CO2 को बनाने के लिए इतना हीट रिलीज हुआ सर -393 किलो जूल। ये गिवन है, ये गिवन है। तो इसने बोला कि 44 ग्राम नहीं बनाना, 35.2 ग्राम बनाना है। बताइए कितना सिंपल सवाल है। तो 35.2 ग्राम CO2 बनाना है, तो कितना हीट रिलीज हुआ होगा। तो सर -393 हिट एंड ट्रायल 35.2 में, 44 में अगर 393 है तो 35.2 में 44 आ जाएगा बच्चों नीचे, और 35.2 आ जाएगा यहां किलो जूल। ठीक है, अपना देख लेना क्या आंसर होगा। आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, ये तीनों माइनस है। और साफ आपको दिख रहा होगा कि किलो जूल में, ऑप्शंस भी किलो जूल में, इतना दिमाग आप लगा ही सकते हो। ये 393 35 है लगभग, 35 ये 44, तो 35 44 1 के प्रोपोर्शन से अगर आप काटोगे तो 393 के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। 630 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 3.15 बहुत छोटा हो गया, तो आंसर तो मिल गया आपको। बाकी आप चेक कर लेना सोल्व करके, ठीक है, आसान है ना। चलो फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। ये पढ़ो यार, लाइनें ज्यादा है ना, देखो एक बार। When 5 liters of a gas mixture of methane and propane, बड़ा फेमस सवाल भी है, बहुत फेमस सवाल है। ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा था मेरे हिसाब से, 2023 में पूछा हुआ है। सेम, मतलब सेम तो नहीं कहूंगा, मतलब इसी तरह का सवाल है। उसमें शायद CO2 की बात कर रखी है, कुछ ऐसा से है। अब मैंने रखा है वो सवाल, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे करना है। इसने कहा कि 5 लीटर मिक्सचर है मेरे पास, मीथेन का और प्रोपेन का 5 लीटर, उनको मैंने जलाया 0 डिग्री और 1 एटमोस्फेयर, यानी STP की कंडीशन दे रखी है, उस पर जलाया। तो मुझे ना 16 लीटर ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत थी। मतलब जब मैंने इनको जलाया तो 16 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, क्योंकि जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो 16 लीटर ऑक्सीजन खप गया, ठीक है, इनको जलाने के चक्कर में। तो कितना हीट रिलीज हुआ होगा इस कंबशन में, कितना हीट। तो आप सब देख रहे हैं, इसमें दो बातें हैं। एक तो
मिक्सचर दे रखा है आपको प्रोपेन का और मीथेन का, कितना 5 लीटर। तो मुझे बताओ अगर मैं मीथेन को जलाऊं सिर्फ CH4 को, CO2 प्लस H2O, बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 2 कर दिया। फिर ऑक्सीजन हो गए यहां पर 2, यहां पर 2, 4, यहां 2 है तो मैंने यहां पर भी 2 कर दिया, ठीक है। और दूसरी जो गैस है मेरी वो है कौन, प्रोपेन। प्रोपेन होता है C3H8। जब C3H8 को मैं जलाऊंगा O2 तो मिलेगा मुझे CO2 और H2O। बैलेंस करने के लिए मैंने यहां लगा दिया 3, CO2 हो गया, हाइड्रोजन 8 है तो मैंने यहां 4 कर दिया, और ऑक्सीजन यहां पर 4 और 6 10 हो गए तो मैंने यहां 5 कर दिया। ये 2 अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है ना, ये 5 कर दिया, ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखना, पहले इस पे फोकस करते हैं। CH4 ये एसटीपी वाली कंडीशन है, बताने की जरूरत नहीं है। तो CH4 के यहां 1 मोल है, यानी 22.4 लीटर, 22.4 लीटर से 2 गुना 22.4 लीटर ऑक्सीजन बनता है। 22.4 लीटर से 2 गुना 22.4 लीटर ऑक्सीजन बनता है, और यहां पर 1 मोल है तो 22.4 लीटर से 5 गुना 22.4 लीटर बनता है, ठीक है। तो मैं नंबर का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना एक बार। अगर इसका 1 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन के, अगर CH4 का 1 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम है। मेरी बात क्लियर हुई? ऐसे यहां पर अगर C3H8 का 1 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम है। मेरी बात क्लियर हुई? अब ये CH4 और C3H8 मिलके 5 लीटर है। कितने हैं? 5 लीटर। तो मैं ऐसा कर लूं कि लेट जो CH4 है वो 5 लीटर में X है, X लीटर, तो C3H8 हुआ 5 माइनस X लीटर। तो देखो अगर 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है तो CH4 अगर मैं X लीटर ले लूं, X लीटर, तो ऑक्सीजन कितना खपेगा? इसका 2 गुना 2X लीटर। वहीं पे C3H8 है मेरे पास 5 माइनस X लीटर, 5 माइनस X लीटर, इसका 5 गुना खपेगा ऑक्सीजन, 5 इंटू 5 माइनस X लीटर। और अगर आप सवाल समझ पा रहे हैं अब, तो सवाल में क्या कहा है कि टोटल ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, टोटल जो ऑक्सीजन है वो कितना यूज हुआ है? 16 लीटर। कितना यूज हुआ है? 16 लीटर। यहां ऑक्सीजन कितना खपा है CH4 के साथ? 2X लीटर। और C3H8 के साथ ऑक्सीजन कितना खपा है? 5 इंटू 5 माइनस X लीटर। तो इन दोनों का जोड़ ही, इधर का ऑक्सीजन प्लस इधर का ऑक्सीजन ही तो मिलके 16 लीटर है। यानी मैं कह सकता हूं कि 2X प्लस 5 इंटू 5 माइनस X इज 16 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 16 टोटल ऑक्सीजन है ना भाई, टोटल ऑक्सीजन 16 लीटर है, मतलब यहां का ऑक्सीजन प्लस यहां का ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ है, तो यहां कंज्यूम हुआ है 2X, यहां कंज्यूम हुआ है 5 इंटू 5 माइनस X। तो इस तरीके से हो जाएगा। बात बनी क्लियर? अब इसको सोल्व कर लो। यह हो जाएगा 2X, ये हो जाएगा 25 माइनस 2X, सॉरी माइनस 2X कर रहा हूं, सॉरी 5X इज इक्वल टू 16। और सोल्व करेंगे तो ये 25 उधर से जाएगा, -9 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा -3X, तो X यहां पर 3 आ जाएगा। चेक करो, X यहां पे 3 लीटर आ जाएगा। यानी क्या बात हुई? X 3 लीटर हुआ। आई होप दिख रहा है सबको, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो X हमारा कितना आ गया बच्चों? 3 लीटर। इसका मतलब CH4 है वो हमारा हो गया 3 लीटर, और C3H8 है वो 5 माइनस X हो गया, यानी 5 माइनस 3 2 लीटर। बात क्लियर? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब हमें ये मिल गया कि CH4 3 लीटर है और C3H8 2 लीटर है। अब मुझे बताओ कि जब 1 मोल CH4 को जलाते हैं तो 890 किलो जूल निकलता है। तो 3 लीटर में जितना भी मोल होगा उसमें से कितना हीट निकलेगा? समझ गए? मैं फिर रिपीट करता हूं।
1 मोल CH4 को जलाने में 890 किलो जूल निकलता है, तो मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर दूंगा, लीटर को, फिर मैं निकाल लूंगा कितना हीट रिलीज होगा। फिर 1 मोल C3H8 को जलाने में 2220 हीट रिलीज होता है, तो फिर 2 लीटर को मैं मोल में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर देख लूंगा इसके हिसाब से कितना निकलेगा। मतलब समझ गए ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? मुझे चाहिए मोल्स ऑफ CH4। तो मोल्स ऑफ CH4 तुम समझते हो, गिवन वॉल्यूम एट STP विच इज 3 एंड मोलर वॉल्यूम विच इज 22.4। ठीक है, तो हीट कितनी आ गई? हीट आ गई 1 मोल में अगर CH4 की 890 निकलती है सर, तो इतने मोल में कितनी हो जाएगी? एक तो ये हीट हो गई किलो जूल, एक तो ये हीट हो गई, ठीक है, और दूसरी ये तो CH4 की हो गई। दूसरा है C3H8, तो C3H8 हमारा मिला 2 लीटर, तो मोल्स कितने हुए C3H8 के? गिवन वॉल्यूम एट STP विच इज 22, मोलर वॉल्यूम 22.4, ये आ गए मोल्स। तो हीट कितनी निकलेगी फिर? अगर 1 मोल में इतनी हीट रिलीज होती है 2220, तो इसमें कितनी होगी? 2 इंटू 2220 किलो जूल। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो बस इसकी हीट जो आएगी और इसकी हीट जो आएगी उसको जोड़ देना, आपका आंसर किलो जूल में। देख लेना चारों में से कौन सा आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो शायद 1/22.4 लीटर कॉमन आ जाए, फिर आपने उसको सोल्व कर लेना। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे किया? पहले मैंने 2 रिएक्शन लिखी, यहां ऑक्सीजन खप रहा था 2 गुना CH4 के वॉल्यूम से 2 गुना। अगर CH4 x है तो ऑक्सीजन खप रहा था 2x। यहां C3H8 अगर 5 - x है तो ये खप रहा होगा 5 गुना उसका, 5 गुना, 5 × 5 - x। और दोनों ऑक्सीजन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 16 लीटर के बराबर था, तो इक्वेट करके x निकाल लिया। x निकाल लिया मतलब CH4 का वॉल्यूम भी आ गया और C3H8 का वॉल्यूम भी आ गया। फिर हमें निकालना था टोटल हीट कितनी रिलीज हो रही है। तो टोटल हीट दे रखी थी CH4 की प्रति मोल 890 और C3H8 की पर मोल 2220। तो मैंने इन दोनों वॉल्यूम्स को मोल्स में कन्वर्ट किया और फिर इनके दिए गए डाटा को यूज करके टोटल हीट में निकाल लूंगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जोड़ के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 7th, इसको ट्राई कर लेंगे। आपको 3 रिएक्शंस दे रखी हैं, तीनों की हीट दे रखी है और इनमें से सही रिलेशन कौन सा है बताइए। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में कहा है कि जेड जो है, जेड मतलब थर्ड वाला, वो x + y से आएगा। चेक कर लो, जेड जो है मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो इन दोनों को जोड़ने से आएगी। नहीं सर, इन दोनों को जोड़ने से तो कार्बन ग्रेफाइट जिंदा रहना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, या कार्बन ग्रेफाइट है ही नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि x जो है वो y + z से आएगा। x मतलब पहली इक्वेशन, वो इन दोनों को जोड़ कर आएगी। नहीं आ सकती, क्योंकि आप देखो, सोच के देखो, इन दोनों को जोड़ोगे, आ सकती है शायद, चेक करते हैं। इन दोनों को जोड़ने से x आना चाहिए, तो कार्बन ग्रेफाइट जिंदा रहेगा, CO से CO कैंसिल हो जाएगा, हाफ O2 O2 हो जाएगा, और ये CO2। यस, यही एम है, यही हो जाएगा बी। चेक करो बेटा, कितनी जल्दी होगा। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, आप समझ के कैसे अटेम्प्ट करना है, यही टाइम बचाना है, यही मैं कह रहा हूं। तो आप इसने पहले ऑप्शन में कहा कि जेड जो है यानी थर्ड इक्वेशन वाली जो चीज है वो इन दोनों को जोड़कर आएगी। कैसी आएगी? दोनों को जोड़ोगे तो कार्बन ग्रेफाइट तो रहेगा, और इस तीसरी इक्वेशन में कार्बन ग्रेफाइट है नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में कहा कि x = y + z, तो ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली, वो इन दोनों को जोड़कर आएगी। तो आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आ रही है, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट यहां रहेगा जोड़ने पर, CO से ये CO कैंसिल हो जाएगा, हाफ O2 O2 हो जाएगा, और ये CO2 है ही, तो सेम बनेगी फर्स्ट इक्वेशन इन दोनों को जोड़ के, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना है, होते आसान है, ध्यान रखने का मतलब है कि थोड़ा ऑपरेशंस पर ध्यान रखना, इतना सिंपल सवाल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज दैट मच, 40.66। फाइंड द इंटरनल एनर्जी, यानी एंथैल्पी देके इंटरनल एनर्जी मांग ली। तो रिलेशन तुम जानते ही हो, ΔH = ΔE + ΔNgRT। रिएक्शन आपको खुद बनानी होगी, रिएक्शन गिवन नहीं है, तो वेपोराइज ही करना है पानी को, तो H2O लिक्विड से H2O गैस। बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि जो ΔNg आएगा वो 1 - 0 1 आएगा। प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स,
वो भी गैस के, तो प्रोडक्ट में तो गैस है 1 मोल, रिएक्टेंट में है नहीं तो 0, तो 1 आ गया। डेल्टा एन जी तो 1 है। डेल्टा एच कितना दे रखा है 40.66 किलो जूल में है, और ऑप्शंस भी हमारे किलो जूल में है। अच्छा कोई बात नहीं, डेल्टा एच हमने रख दिया 40.66। डेल्टा ई मुझे निकालना है, डेल्टा एन जी मैंने रख दिया 1, आर की वैल्यू होती है 8.314, लेकिन उसको किलो जूल बना लेना क्योंकि ऑप्शंस किलो जूल में है, तो हमने रखा 8.314, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया किलो जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है ना, यस। केल्विन में चेंज कर दोगे 373, यहां से डेल्टा ई आपका आ जाएगा, देख लेना। तो ये आंसर 1 से छोटा बनेगा आई थिंक, है ना। नीचे 1000 है, ऊपर 1 से बड़ा ही बनेगा, है ना। हाँ 1 से बड़ा बनेगा ये आंसर, 1 से बड़ा बनेगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 40.66 में से कुछ माइनस होगा तब डेल्टा ई आएगा। 40.66 में से कुछ माइनस ही होगा, यानी डी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, क्योंकि 43 कैसे बनेगा, उधर जाके माइनस होगा तो 40 से कम वैल्यू आएगी, तो फिर ए ही होना चाहिए क्योंकि ये तो माइनस में है। यह आंसर 40 से बड़ा तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इधर आएगा माइनस होने तो आंसर तो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन 40 से छोटा बनेगा, तो ए ऑप्शन ही बन रहा है। आप बाकी अपनी कैलकुलेशन से चेक कर लेना, होगा या ऐसे। ठीक है, आसान था, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 रिएक्शंस दे रखी हैं और कह रखा है कि ये एम है, मुझे ये वाली रिएक्शन चाहिए, इसकी कितनी एंथैल्पी होगी। ऑपरेशन आपको अगर बेहतर ऑपरेशन लगा लोगे तो बना बनाया काम है। तो मुझे बी चाहिए, डी चाहिए लेफ्ट में, तो बी ये रहा, डी ये रहा, डी इधर भी है, बी इधर भी है। अच्छा ई चाहिए, ई कहाँ है, ई ये रहा, और ई एक ही जगह पे। तो आप ना ऐसी चीज ढूंढा करो जो, तरीका सुनो, आप ऐसा टर्म उठाना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से जो एक ही जगह इस्तेमाल हुआ हो, ताकि ऑपरेशन लगाना आसान हो। जैसे मेरे को ना बी चाहिए, तो बी 2 जगह, इधर भी है इधर भी है। मुझे डी चाहिए, डी इधर भी है इधर भी है, ठीक है। मुझे ई चाहिए, ई ये रहा और कहीं नहीं है, तो मैं ये इक्वेशन उठाऊंगा और एज इट इज उठाऊंगा क्योंकि मुझे एक ही ई चाहिए, एक ये रहा। सी चाहिए, सी देखो, सी ये रहा, सी कितने चाहिए 2c, और ये 2c ही है। यानी मैं इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को नहीं छेड़ूंगा, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को ई एक ही चाहिए, एक ही है, ठीक है, और सी मुझे 2 चाहिए तो 2 ही है, लेकिन मुझे इस साइड चाहिए। तो देखना एक बार, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बना दूं, तो आपको क्लियर है कि जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें थर्ड इक्वेशन माइनस करनी है। सेकंड में से 3 माइनस करोगे ना तो ये इधर आ जाएगा, माइनस करने से माइनस का निशान हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई। 2 - 3 करना एक बार, तो लेफ्ट में क्या है 3b, ठीक है। इसका जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में आ जाएगी माइनस करने से, प्लस का 2d, ये उधर चले जाएंगे, माइनस ई माइनस ए उधर जाके ई प्लस ए, ये मान लो हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, ई प्लस ए। अच्छा एक ये भी रह गया 2c, राइट में ही है, और ये 2 - 3 किया है, तो d में से 2d गए माइनस d। अरे यार दोबारा करना पड़ेगा, फिर से करते हैं। 2 - 3 समझ में आ गया, 2 - 3 करूंगा तो e उस तरफ चला जाएगा, मुझे e उसी तरफ चाहिए 2c के साथ। पहले लेफ्ट वाली चीज माइनस करते हैं, तो यहां 3b आएगा, ठीक है। अच्छा 2c में से कुछ माइनस करूंगा तो कुछ है ही नहीं, तो राइट में क्या रहेगा वो देख लो एक बार। अब मुझे बताओ, जब तुम इसको माइनस करो 2 - 3, तो d में से 2d माइनस करना कितना हुआ, माइनस डी इधर आकर d - 2d करोगे तो माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी इधर आकर प्लस का d हो जाएगा। बोलो बेटा, प्लस का d। अच्छा e और a उधर चले जाएंगे, e प्लस a, और 2c रहेगा। इक्वेशन नंबर 4 होगी, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन बची है और फोर्थ बची है। डेल्टा एच के साथ भी वही काम करते हैं जब आप ऑपरेशन लगाते हैं। जब आपने 2 - 3 किया तो यही डेल्टा एच के साथ करना है, -125 - 350, ठीक है। फिर बताओ 4 और 1 के साथ क्या ऑपरेशन लगाऊं,
सर 4 और 1 में आप एक काम करो, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से बेटा? 2 से। क्यों? क्योंकि सर इसको आप फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर फोर्थ वाली इक्वेशन में जोड़ दो। क्योंकि सर आप इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये 2a हो जाएगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a हो जाएगा, और फिर ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा जब आप जोड़ोगे। देखो समझ में आया? ये ऑपरेशन क्लियर हुआ? जो ऑपरेशन आप इक्वेशन के साथ लगाओगे वही ऑपरेशन इनके डेल्टा एच के साथ भी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि इसको पहले रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि ई उस साइड चाहिए तो पहले रिवर्स कर लेंगे, यहाँ साइन चेंज कर लेंगे, या इक्वेशंस को माइनस कर दो, एक ही बात है। लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाती है, ठीक है। और फिर फर्स्ट इक्वेशन इसमें जोड़नी है 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जोड़नी तो थी क्योंकि मुझे दिख रहा था ए मेरा इस साइड है और उसका ए उस साइड है, और मुझे एम में ए नहीं चाहिए था, और क्योंकि ये एक ए है और वो हाफ ए है तो मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एक ए हो जाए और ये जुड़ जाए और कैंसिल हो जाए, ठीक है। फिर आप देखोगे अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2b हो जाएगा, और 2b जब इसमें जुड़ेगा उस साइड से यहाँ 3b तो b रह जाएगा, और वही हमें चाहिए। तो वही ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आप इक्वेशंस पे लगाते हो वही ऑपरेशन उसके डेल्टा एच पे लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। ट्राई करें। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज -869.6 किलो जूल। फाइंड द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH। HH को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी तो मुझे बताइए। HH को तोड़ने में तो इक्वेशन तो ऐसे लिखनी चाहिए, वो ये वाली एंथैल्पी मांग रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि मुझे HH को तोड़कर 2 एटम अलग करने हैं, H के दोनों एटम अलग करने हैं, कितनी एंथैल्पी लगेगी, यही तो हमें बताना है, कितनी एंथैल्पी लगेगी बताइए। तो देखो सर, पहले तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, रिवर्स करने से हो जाएगा 2H2 गिव्स अस 4H, और साइन हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा 869.6। उसके बाद मुझे 2H2 नहीं चाहिए, एक ही H2 चाहिए, तो मैं इसको फिर 2 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको H2 लिखूंगा ये 2H, जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो एंथैल्पी भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 869.6 2 से डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन तो नहीं रहेंगे माइनस वाले ना, क्योंकि रिवर्स करने से साइन चेंज हो जाएगा तो आंसर प्लस वाले पाएंगे, और 869.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो फिर 217 थोड़ी आएगा, 400 कुछ आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर CCl4 इज 30.5। तो CCl4 को वेपोराइज करने में, यानी जो आपका CCl4 है लिक्विड, उसको वेपर बनाने में जो हीट इस्तेमाल हुई है वो 30.5 किलो जूल पर मोल हुई है। और अगर मुझे 284 ग्राम CCl4 जलाना हो तो कितनी लगेगी। तो पहले मुझे बताओ रिएक्शन में CCl4 कितना है। कार्बन में 12, Cl में होता है 35.5, 35.5 4 बार है, यानी 71 2 बार, समझ गए ना। 71 2 बार हुआ 142 में कार्बन का 12 जुड़ा 154, यानी 154 ग्राम CCl4 को जलाने के लिए आपकी जो हीट इस्तेमाल हुई है वो 30.5 किलो जूल हुई है। और आपको 154 नहीं जलाना, आपको 284 जलाना है। 284 जलाने के लिए बताओ क्या होगा। तो सर 30.5 डिवाइडेड बाय 154, और आपको पता करनी है 284 में, तो 284 से मल्टीप्लाई कर देना, किलो जूल। आया समझ में। देखो 1 मोल की हीट होती है ये, और 1 मोल CCl4 में 154 ग्राम मास है, तो 154 ग्राम CCl4 को वेपोराइज करने में इतनी हीट लगती है। तो 284 को वेपोराइज करने में कितनी लगेगी। सिंपल है, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। आगे बढ़ो फटाफट। 12th क्वेश्चन, 28 लीटर ऑफ CO2। हाँ देखो, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था अभी। आपने इथेन प्रोपेन, मिथेन प्रोपेन किया है, ये क्वेश्चन इथीन मिथेन का है। 28 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ है जब आपने जलाया किसको, इथीन को और मीथेन के मिक्सचर को, जो कि 16.8 लीटर का मिक्सचर है, उसको जलाया। लेकिन कंडीशन STP वाली नहीं है।
25 डिग्री 1 एटीएम पे किया, कितनी हीट इवॉल्व होगी? बहुत सिंपल है यार, मुझे बताओ, दो रिएक्शन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एक तो लिखोगे इथीन की, इथीन होता है C2H4, इसको जलाने के लिए O2 डाला, बना CO2 और H2O। यहां पे C2 है तो यहां 2 कर दिया, H4 है तो यहां भी 2 कर दिया, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हैं तो यहां 3 कर दिया, O2 यहां पे 3 कर दिया। दिख रहा है सबको, विजिबल है? ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मीथेन है, मीथेन होता है CH4, CH4 में O2 डाला, CO2 बना और H2O बना। बैलेंस करने के लिए H2O के 2 लग गया और यहां पर भी 2 लग गया। ठीक है, 16.8 लीटर है दोनों का मिक्सचर, तो मान लू ना ये चीज मान लू, लेट तो C2H4 है इथीन, वो x लीटर है, तो मुझे बताओ CH4 कितना हो गया फिर? 16.8 माइनस x लीटर। और बात इस बार O2 की नहीं करनी, बात CO2 की करनी है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर C2H4 का 1 वॉल्यूम है तो CO2 के 2 वॉल्यूम है, और C2H4 है, सॉरी C2H4 का अगर x लीटर हो, C2H4 का अगर 1 वॉल्यूम हो तो CO2 2 वॉल्यूम बनेगा। CO2 कितना वॉल्यूम बनेगा बच्चों? 2 वॉल्यूम। और C2H4 अगर x लीटर हो, अगर ये x लीटर हो तो कितना बनेगा? 2x लीटर। बात समझ में आई? और CH4 अगर 16.8 हो, जैसे एक में आपको दिख रहा हुआ, एक वॉल्यूम में CH4 के एक ही वॉल्यूम CO2 है, लेकिन CH4 कितना है? 16.8 माइनस x लीटर, तो CO2 भी कितना बनेगा? 16.8 माइनस x लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल CO2 कितना है? 28 लीटर। यानी यहां का CO2 बना हुआ 2x और यहां का CO2 बना हुआ 16.8 माइनस x, इन दोनों का सम 28 के बराबर रख दूं? बोलो, मैं ये कह दूं कि इसका CO2 यानी 2x और इसका CO2 16.8 माइनस x, वो बराबर कर दूं 28 लीटर के। 28 लीटर, लीटर लिखने की क्या जरूरत है? 28 हो गया। यहां से x किलो निकाल लो, ये हो जाएगा 2x माइनस x, 16.8 उधर चला जाएगा, 28 में से 16.8 गए तो 28 में से अगर 17 गए तो बचेंगे 11। 28 में से अगर 17 गए तो बचेंगे 11, लेकिन 17 नहीं जा रहे, 16.8 जा रहे, यानी 11.2। एक्स की वैल्यू आ गई 11.2 लीटर। और एक्स की वैल्यू 11.2 लीटर आ गई, समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि C2H4 जो है वो 11.2 लीटर है, और जो CH4 है वो 16.8 माइनस 11.2 है, मतलब ए पॉइंट इसी में गया 5.6 लीटर है। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें निकालने हीट। एक मोल से CH4 के एक मोल को जलाने पे 900 निकलती है हीट, 900। और C2H4 को एक मोल जलाने पर 1400 निकलती है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करना है। अब बच्चे गलती क्या करेंगे कि देखो सर ये 11.2 लीटर है, इसको मोल बनाना है ना, तो 22.4 लीटर से भाग कर दो। STP वाली सिचुएशन ये है बेटा। तो तुम जानते हो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, PV/RT। इस पे भी और इस पे भी N इज इक्वल टू PV/RT। प्रेशर आपको दे रखा है, मैं एक सोल्व करवा देता हूं। C2H4 प्रेशर दे रखा है आपको 1 atm, वॉल्यूम है आपका 11.2, R किलो आप जानते हो 0.0821। ठीक है, और टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री यानी 298। तो यहां से क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे किसके? C2H4 के। फिर क्या कहोगे? एक मोल में 900 निकलता है, तो इतने मोल में 900 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही आप इसके मोल्स निकाल लेना CH4 के। फिर कह देना एक मोल CH4 से, सॉरी C2H4 का बात था, दोबारा रिपीट कर देता हूं, मोल आ जाएंगे C2H4 के। तो एक मोल C2H4 को जलाने में 1400 हीट निकलती है, तो जितने मोल आएंगे मल्टीप्लाई कर देना, उतनी हीट आ जाएगी। CH4 में एक मोल CH4 को जलाने में 900 निकलती है हीट, तो यहां से जितने भी मोल CH4 आएंगे उसमें कितनी निकलेगी, फिर दोनों हीट को जोड़ देना, आपकी टोटल हीट आ जाएगी।
देखो अलग था ना सवाल, ये एसटीपी वाला नहीं है, तो 22.4 लीटर वाली गड़बड़ मत करना। ये इक्वेशन लगानी है पीवी बाय आर टी। अब ये मत कहना कि सर आर की वैल्यू कभी तो 8.314 रख देते हो, कभी 0.082 रख देते हो। बेटा ये लीटर एटीएम, लीटर वाला डाटा था, तो यहाँ 0.082, और वो जूल वाला होता है, इसलिए 8.314। ठीक है, बढ़िया सवाल है बेटा, ये आ सकता है सवाल, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13th, ये देखो, ये कर लोगे। आपको एंथैल्पी चेंज निकालनी है इस कन्वर्जन की, इस कन्वर्जन की आपको एंथैल्पी चेंज निकालनी है, मतलब Cl2 गैसियस फॉर्म में और Cl माइनस एक्वस तक लेके जाना है। 3 एंथैल्पीज दे रखी हैं, तो यहां से हिंट मिल ही रहा है कि आपको पहले हाफ Cl2 गैस को Cl गैस बनाना पड़ेगा। ठीक है, Cl गैस बनाने के बाद वो Cl माइनस गैस बनेगा, और Cl माइनस गैस बनाने के बाद वो Cl माइनस एक्वस बनेगा। एक्वस तक लेके जाना है। तो मुझे बताओ टोटल एंथैल्पी जो होगी वो यही तो आएगी। यहां पर कौन सी एंथैल्पी यूज हुई है? हाफ Cl2 से Cl, इन तीनों में से बॉन्ड डिसोसिएशन, हाफ, क्योंकि हाफ Cl2 है ये, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन वाली, प्लस फिर Cl से Cl माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली, फिर Cl माइनस से हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वाली, फिर हाइड्रेशन वाली। तो बॉन्ड डिसोसिएशन वाली वैल्यू है हाफ, इसलिए लगाना है क्योंकि हाफ Cl2 है। ठीक है, कितनी है? 240, तो ये हो जाएगा यहाँ 240। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -350, -350, और हाइड्रेशन एंथैल्पी है -380, -380। ये सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 120 -350 -380। देख लेना बेटा क्या आंसर आएगा। ठीक है, -350 -380 तो हो गया 720, सॉरी 730, 350 350 700 होते हैं, 30 ही है, 730। 730 में से 120 निकाल दो, 610 माइनस का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आसान था। ठीक है, समझ में आया? इसको Cl2 गैस से Cl माइनस एक्वस तक जाना था। ये 3 एंथैल्पीज हिंट भी थी, तो हमें और हिंट मिल गई कि हाफ Cl2 से Cl माइनस जाने के बीच में ये प्रोसेस भी हुआ है। ठीक है, 14th क्या मांगा है? दो रिएक्शंस दे रखे हैं, HCl प्लस NaOH और CH3COH प्लस NaOH, एसिड बेस के रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन मांग रहा है CH3COH का, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन मांग रहा है CH3COH का। सब जानते हैं कि CH3COH को अगर आयनाइज करना है तो क्या क्या करते हैं? CH3COH को अगर आयनाइज करना है तो बताओ बेटा, मुझे इसको आयनाइज करना है, उसकी रिएक्शन लिखनी है, कैसे करेंगे बताइए? याद करो बेटा, याद करो कैसे करते थे। अगर आप चाहते हो कि आप आयनाइजेशन ऑफ CH3COH कर लो तो कैसे करते थे, याद करो। CH3COH को आयनाइज करने के लिए इसमें NaOH तो डाल रखा है, NaOH नहीं, मुझे मुझे क्या डालना है इसमें? NaCl, NaCl इसलिए डालना है ताकि 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 CH3COONa प्लस HCl बन जाए। ये वाली एंथैल्पी मेरे को चाहिए। अब ये देख लो तुम, ये एम कैसे ला सकते हो? अगर ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो मैं 2 - 1 कर दूं। अगर 2 - 1, 2 - 1, बताइए, अगर मैं 2 - 1 कर दूं तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा। चेक करो, 2 - 1 करने से ये एम आ जाएगा। 2 - 1 करना मतलब -55.3 में से -57.3 माइनस करना है, तो 2 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, ये चेक करो पहले। आयनाइजेशन क्लियर हुआ? आयनाइज करना है मुझे CH3COH, तो मैंने उसमें NaCl डालना है, सॉल्ट। ठीक है, और वो करने के लिए मुझे ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और ये रिएक्शन कभी आएगी? जब मैं 2 - 1 करूंगा, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, है ना? हाँ,
देखो सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो NaOH से NaOH कैंसिल हो जाएगा, H2O से H2O हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा HCl तो HCl उधर चला जाएगा और NaCl इधर आ जाएगा, यही एम आ जाएगा। ठीक है, आंसर 2 आ जाएगा। फिर चेक कर लेना बाकी 15 क्वेश्चन चेक करो, खत्म करें यार। 1 आवर से ऊपर हो गई है क्लास, है ना। टाइम तो लगना था क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। ये चेक करो, आपको Br2 की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखी है, आपने डी ब्लॉक में पढ़ा भी होगा वैसे स्पेसिफिकली एटमाइजेशन होता गया है। तो मेरे पास है Br2 लिक्विड फॉर्म में, मुझे इसको बनाना है, एटमाइजेशन बनाना है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सब जानते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, एक तो Br2 से इसको Br बनाना है, अलग अलग करना है Br, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 2Br, और ये गैस भी बनाना है, मतलब इसको तोड़ना भी है, एटम भी बनाना है और स्टेट इसकी गैस बनानी है। इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखी है हमें कितनी, x, और बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है Br2 की, Br2 की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है y। तो बॉन्ड एंथैल्पी तुम जानते हो, Br2 से Br बनाना है तो इसमें इसकी दे रखी है बॉन्ड एंथैल्पी y। और अगर आप नोटिस कर रहे हो, इसने पूछा है क्या रिलेशन है, तो बेटा x और y बराबर तो नहीं है, x और y बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये वाली स्टेट है ये, तो लिक्विड से पहले गैस बनाया होगा, फिर गैस से ये बना होगा, तो ऑब्वियस है x y से बड़ा है। अगर आप याद रख सकते हो, इवेंट आपको समझ में आ रहा है, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है जिसमें आपने स्टेट भी चेंज की और एटम भी बना दिया, वो एक्चुअली इसमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एक तो लिक्विड से गैस बनाना, फिर ये वाली चीज भी है। तो जब लिक्विड से गैस बन जाएगी, फिर गैस को तोड़ देंगे तब Br बनेगा। हमें क्या लग रहा है, Br2 से मैंने सीधे तोड़ दिया, ये सीधे नहीं गया होगा, पहले लिक्विड से ये गैस बना होगा, फिर गैस को मैंने बॉन्ड तोड़ा होगा। मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में 2 एंथैल्पी हैं, एक वेपर बना दिया, दूसरा उसको तोड़ भी दिया, बॉन्ड एंथैल्पी।